हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानतों पर। आज हम लोग जीके जीएस में एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर आप लोग के लिए लाए हैं, ठीक है, जो आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आप खुद रिलाई कर सकते हो कि आप कहाँ पर हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा 25 क्वेश्चन का सेट है। आई होप आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो, ठीक है। और आप इसे प्रैक्टिस करके देखो, अटेम्प्ट करो और देखिए कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं देरी ना करते हुए, ठीक है। जीके जीएस का काफ़ी अच्छा टेस्ट है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो है वो है, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी 1600 ईस्वी में, कब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अंग्रेज जब आए थे तो वो हमारे 1600 में आए थे। कब आए थे? 1600 में आए थे, दिसंबर 1600 में, ठीक है। इनको मिला था, ठीक है, फरमान एलिजाबेथ के द्वारा, ठीक है। और ये 1600 में क्या बोलते हैं इंडिया में आए थे और 1600 में ही अपनी कंट्री को, अपनी कंपनी को इन्होंने भारत में स्थापित किया, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सूरत में कहाँ पर, लोकेशन को ध्यान यहाँ पर देना है, ठीक है। किस स्थान की बात की जा रही है? सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था। तो ये जब आए थे, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि 1608 में, ठीक है, 1608 में, ठीक है, इन्होंने पहला प्रयास किया था, ठीक है, कि हम लोग सूरत में फैक्ट्री खोले, ठीक है। लेकिन पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण इन्होंने सूरत में ये लोग फैक्ट्री नहीं खोल पाए। लेकिन इनको फरमान तो मिला था, ठीक है, इनको फरमान तो मिला था, ठीक है। खोल नहीं पाए पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण, लेकिन फरमान तो मिला था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनको फरमान देने टाइम जो मुगल सम्राट जो थे वो कौन थे। क्या वो अकबर थे, क्या वो जहांगीर थे, क्या शाहजहां थे, या फिर औरंगजेब थे। आप सभी को पता है कि 1608 की बात की जा रही है, क्योंकि 1608 में ही सूरत में खोलने की कोशिश की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो 1608 में कौन था? आप सभी को पता होगा कि 1605 में, ठीक है, अकबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, अकबर की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद जहांगीर साहब आएंगे। तो जहांगीर जो थे उस टाइम मुगल सम्राट थे, जिन्होंने क्या बोलते हैं अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी थी, फरमान जारी किया था इसके लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास जहांगीर। थोड़ा सा इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, क्योंकि ज्ञानतु जो है आपके साथ हमेशा हर कदम पर आपके नॉलेज को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करता है। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि 1608 में फरमान तो जारी हुआ था, लेकिन ये लोग सूरत में फैक्ट्री नहीं खोल पाए थे। तो फिर इन्होंने 1611 में, कब? 1611 में मसूलीपट्टनम में, आप सभी को पता होगा कि आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसको हम लोग मसूलीपट्टनम बोलते हैं। मसूलीपट्टनम में अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना की थी 1611 में, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 1611 में इनको क्या बोलते हैं, मतलब अस्थायी रूप में मसूलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री खोला था। लेकिन जब भी क्वेश्चन आए कि अस्थायी रूप में इन्होंने फैक्ट्री कब खोला था, तो अस्थायी रूप में इन्होंने 1613 में, ठीक है, पुनः सूरत में इन्होंने क्या बोलते हैं पहली अस्थाई फैक्ट्री अंग्रेजों की खुली थी। इसकी खुली थी? अंग्रेजों की, ठीक है, पहली अस्थाई फैक्ट्री खुली थी। कहां पर? 1613 में सूरत में खुली थी। तो ये जब भी अस्थाई फैक्ट्री की बात की जाएगी 1613 सूरत, ठीक है। अस्थाई की बात की जाएगी 1611 मसूलीपट्टनम, ठीक है। शुरुआत फरमान जारी करने की बात की जाएगी 1608 सूरत, ठीक है। चलिए, हमारे क्वेश्चन काफी अच्छे से इसका पोस्टमार्टम हम लोग कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्वर्ण ट्रांस। आप लोगों ने सुना होगा इकोनॉमिक्स में, आप लोगों ने जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जब आपने पढ़ा होगा तो एक आईएमएफ के बारे में आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिलहाल क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, स्वर्ण ट्रांस यानी रिजर्व ट्रांस जो है वो क्या होता है, ठीक है। स्वर्ण ट्रांस, रिजर्व ट्रांस जो होता है वो क्या दिखाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या बता रहा है? WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रस्तुत एक साख प्रणाली को हम लोग स्वर्ण ट्रांस बोलते हैं। ऐसा है क्या? देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था है, देखते हैं। IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली है। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है केंद्रीय बैंक की किसी एक प्रक्रिया को देश में शीतवीय बंदरगाह, ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि स्वर्ण ट्रांस यानी रिजर्व ट्रांस क्या है, तो IMF जो है ये स्वर्ण ट्रांस और रिजर्व ट्रांस को क्या बोलते हैं, ये मतलब ये एक क्रेडिट प्रदान करता है अपने सदस्य देशों को, ठीक है, जिसके तहत बिना किसी शुल्क दिए हुए वो सदस्य देश जो है वो व्यापार कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, उस
साख क्या बोलते हैं, प्रणाली को। तो ये जो स्वर्ण ट्रांस है, रिजर्व ट्रांस है, ये एक साख प्रणाली होती है। कौन प्रदान करता है? आईएमएफ प्रदान करता है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। तो आईएमएफ के द्वारा ये इस अपने सदस्य देशों को प्रदान की जाने वाली एक साख प्रणाली है। कौन? स्वर्ण ट्रांस, जिसे हम लोग रिजर्व ट्रांस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि 23 मई, ठीक है, 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसके पहले हमने एक टेस्ट सीरीज अपलोड किया था जीके जीएस से रिलेटेड, ठीक है। उसमें मैंने एक वैल्यूडेशन पॉइंट में इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डील किया है और इसका आंसर भी बताया है। फिलहाल यहाँ पर ये क्वेश्चन के रूप में आ चुका है, कोई बात नहीं है, हम लोग देखते हैं। पूछा जा रहा है कि 23 मई 2023 को, ठीक है, 23 मई 2023 को, ठीक है, किस विभाग ने त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने, ठीक है, त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किसे बनाया है? क्या ये सौरव गांगुली है, सचिन तेंदुलकर है, संजय दत्त है, आयुष्मान खुराना है? तो ये जो होगा त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे बनाया है? तो ये बनाया है सौरव गांगुली को बनाया है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा कि सौरव गांगुली को बंधन बैंक, ठीक है, बंधन, कौन सा बैंक? बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? सौरव गांगुली को। और इसके अलावा त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सौरव गांगुली को बनाया है। इसके अलावा थोड़ा सा ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम कर लिया जाए कि ऑप्शन के द्वारा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। इसके तहत क्या होगा कि एक क्वेश्चन से हम लोग 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे और कहीं ना कहीं ये आपके प्रैक्टिस, ये आपके रिविजन के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। सचिन तेंदुलकर को आप सभी को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है, चुनाव आयोग ने इसे अपना राष्ट्रीय आइकन बनाया है। क्या बनाया है? राष्ट्रीय आइकन बनाया है, ठीक है। किसे? सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा संजय दत्त, मैंने पिछले और मतलब वीडियो में बताया है, ठीक है, आप लोग देख लेना, लिंक में दिया रहेगा, ठीक है। संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को, ठीक है, अपना क्या बोलते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है संजय दत्त को। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने, किसने? यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस प्रकार चारों ऑप्शन से हम लोग ने देख लिया, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर होगा वो सौरव गांगुली होगा। त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? आप सभी को पता होगा कि बिहार का एक लोगो है। बिहार के लोगो में कौन सा पेड़ है? ठीक है, तो वो हमारा बरगद का पेड़ है, ठीक है, बिहार के लोगों में, ठीक है, बिहार का। पूछा क्या जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो आधिकारिक चिन्ह होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लोगो बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या शामिल है? तार का वृक्ष शामिल है, या फिर पीपल का वृक्ष शामिल है, या गुलाब का वृक्ष शामिल है, या बरगद का वृक्ष शामिल है? तो गुलाब का वृक्ष तो कहीं पर शामिल नहीं है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। पीपल, बरगद या फिर तार। तो आरबीआई के जो आधिकारिक चिन्ह है उसमें तार का वृक्ष शामिल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? ठीक है, तो तिथि और दिवस ये भी करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण पार्ट है और इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। एक दो लेखक से आ जाते हैं, एक दो तिथि और मतलब थीम से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसी में से करंट अफेयर का एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है, ठीक है, ये हमारा इसका थीम क्या था? इसका थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन से एक दूसरा क्वेश्चन भी आपका मिल गया यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 जो था उसका थीम क्या था? फॉरेस्ट एंड हेल्थ था। पूछा क्या जा रहा है, किस डे को, किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है। और क्या बोलते हैं, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है? ओजोन, ठीक है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि मई 2023 में भारत सरकार ने किसे यहाँ पर एक थोड़ा सा ये है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। इसमें पूछा जा रहा था कि मई 2030 में भारत सरकार ने किस बंदरगाह, ठीक है, किस बंदरगाह, ठीक है, इस बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है, ठीक है। कौन सा बंदरगाह का संचालन का अधिकार यहाँ पर भारत सरकार ने प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा
बंदरगाह की बात की जा रही है, ठीक है, कि कौन सा बंदरगाह की यहाँ पर किस बंदरगाह के संचालन का अधिकार भारत सरकार को मिला है, ठीक है, बंदरगाह, ठीक है। तो ये कौन सा बंदरगाह है, ठीक है, किस बंदरगाह के संचालन का अधिकार भारत सरकार को हाल ही में प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बंदरगाह था जिसका नाम था सितवे, ठीक है, क्या नाम था, सितवे बंदरगाह, ठीक है। तो सितवे बंदरगाह जो है वो किस देश में है जिसके संचालन का अधिकार हाल ही में भारत सरकार को मिला है, ठीक है। तो क्या वो श्रीलंका है, ईरान है, बांग्लादेश है या फिर म्यांमार है। तो सितवे बंदरगाह जो है जिसके संचालन का अधिकार हाल ही में भारत सरकार को प्राप्त हुआ है, तो ये सितवे बंदरगाह जो है वो हमारा म्यांमार में है। कहां पर है, म्यांमार में, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका में आपने पढ़ा होगा त्रिंकोमाली, कौन सा, त्रिंकोमाली, ठीक है, हाल ही में त्रिंकोमाली और, ठीक है, हबन टोटा, ये जो है ये हमारा श्रीलंका में है जिसका संचालन का अधिकार अभी भारत सरकार के पास है और यहाँ पर इन्होंने भारत सरकार यहाँ पर विकसित भी कर रहा है। ईरान में आप सभी को पता होगा कौन सा बंदरगाह है, चाबहार, ठीक है, चाबहार जो पोर्ट है ये हमारा कहाँ पर है, ईरान में है। बांग्लादेश में सभी को पता होगा, ठीक है, बांग्लादेश में है मंगोला, ठीक है, मंगोला, ठीक है, और एक और है, ठीक है, अभी तो याद नहीं आ रहा है, एक और है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार भारत सरकार ने किस जो सितवे बंदरगाह है उसके संचालन का अधिकार जो प्राप्त किया है वो किस देश में है, तो वो हमारा म्यांमार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। सभी को पता होगा कि जब सरकार जब संसद का दोनों सदन, ठीक है, हमारे पास लोकसभा होता है, ठीक है, हमारे पास लोकसभा होता है, हमारे पास राज्यसभा होता है, ठीक है। तो जब ये दोनों सदन चलते हैं, ठीक है, और दोनों सदन से जब कोई क्या बोलते हैं कानून पास होता है, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई कानून पास होगा, कोई भी बिल पास होगा तो दोनों सदन से पास होगा, ठीक है। एक सदन से पास होने से काम नहीं चलेगा, दोनों सदन से जब पास होगा तभी वो बिल वो कानून के रूप में देश में लागू हो पाता है, किसी राज्य में लागू हो पाता है। लेकिन जब ये दोनों में से एक भी सदन क्या बोलते हैं नहीं चल रहा होता है और बस एक ही सदन चल रहा होता है, तो उस केस में क्या बोलते हैं, जब भी कोई इमरजेंसी में कोई भी कानून लागू करना होता है तो अध्यादेश के रूप में होता है। क्या होता है, अध्यादेश के रूप में लागू किया जाता है। और ऐसे केस में राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, अध्यादेश कौन लागू करते हैं, राष्ट्रपति लागू करते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, राज्य में कौन लागू करते हैं, गवर्नर लागू करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 123, ये भी आप याद करना, ये काफी अच्छा पॉइंट है कि अध्यादेश लागू करने का, राष्ट्रीय लेवल पर अध्यादेश लागू करने का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 123 के तहत है। और किसके पास है, तो वो हमारा क्या बोलते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। और राज्य में किसके पास है, राज्य में हमारा गवर्नर के पास है। किसके पास है, गवर्नर के पास है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है, ठीक है। तो वर्तमान गवर्नर कौन है उसे आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और जो राज्य में जो गवर्नर अध्यादेश लागू करती है वो किस अनुच्छेद के तहत लागू करती है, 213। काफी इजी याद करना, 123 है, ठीक है, नेशनल लेवल पे, 213 है राज्य लेवल पे, ठीक है। तो इस प्रकार है। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका महादेश है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका महादेश में एक देश है, क्या नाम है उसका नाम है वेनेजुएला। क्या नाम है, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की राजधानी पूछ रहा है कि वेनेजुएला की राजधानी जो है वो कहां पर है, ठीक है। तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो कहां पर है, क्या ये लीमा है, क्या ये काराकस है, क्या ये क्योटो है या फिर जॉर्ज टाउन है। आप सभी को पता होगा कि वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है हमारा काराकस, ठीक है। काराकस वेनेजुएला की राजधानी है। लीमा किसका है, तो पेरू की जो राजधानी है वो हमारा लीमा है, ठीक है। लीमा जो है वो हमारा पेरू की राजधानी है, ठीक है, पेरू की राजधानी है। क्यूटो, ठीक है, इक्वाडोर, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर नाम का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, क्यूटो है, ठीक है। जॉर्ज टाउन, ठीक है, जॉर्ज टाउन किसका है, ठीक है, जॉर्ज टाउन जो है वो हमारा गुयाना का है। किसका है, गुयाना का है, ठीक है। तो इस प्रकार, ठीक है, एक क्वेश्चन से हम लोग 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन की बात हो रही है, काफी अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी इस प्रकार अगर आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन के अनुसार दक्षिण अमेरिका में एक देश है वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है, काराकस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो ये जो नासा का एक प्रोग्राम है, ठीक है, नासा का एक प्रोग्राम है, ठीक है, मून टू मार्स, ठीक है, तो मून टू मार्स जो प्रोग्राम है नासा का, उसमें प्रमुख के रूप में, हेड के रूप में किस क्या बोलते हैं भारतीय मूल के रोबोटिक इंजीनियर को शामिल किया गया है, नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो वो बताना है यहाँ पर। क्या वो अमित क्षत्रिय हैं, या सुष्मिता शुक्ला है, या फिर वैभव तनेजा है, या फिर हमारे धनंजय जोशी है? ठीक है, तो ये जो होंगे, ठीक है, ये जो थे ये अमित क्षत्रिय है। ठीक है, अमित क्षत्रिय को क्या बोलते हैं, ये रोबोटिक इंजीनियर है और नासा ने मून टू मार्स जो मिशन है, ठीक है, उसमें हेड के रूप में इस बंदे को नियुक्त किया है। ये भारतीय मूल का है, ठीक है, अमित क्षत्रिय। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे वैभव तनेजा, तो आप सभी को पता होगा टेस्ला, टेस्ला किसकी कंपनी है? ठीक है, तो ये टेस्ला जो कंपनी है, ठीक है, ये जो स्टार लिंक के जो फाउंडर हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी ट्विटर खरीद लिया है, ट्विटर का लोगो चेंज कर लिया है एक्स में, उन्हीं की कंपनी है टेस्ला। टेस्ला के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, ठीक है, वित्तीय अधिकारी, ठीक है, तो सीएफओ के रूप में वैभव तनेजा को नियुक्त किया है। किसने? टेस्ला ने नियुक्त किया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा मून टू मार्स प्रोग्राम में किसे हेड के रूप में नियुक्त किया गया है, वो हमारा अमित क्षत्रिय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमित क्षत्रिय। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बने थे? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो थे, ठीक है, 5 अगस्त को ये मतलब पास हुआ था राज्यसभा से। ठीक है, फिर 6 अगस्त को ये क्या बोलते हैं लोकसभा से पास हुआ था। ठीक है, 5 अगस्त 2019, एक मिनट सॉरी, ठीक है, 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त 2019 को ये राज्यसभा से पास हुआ। 6 अगस्त 2019 को ये लोकसभा से पास हुआ। मतलब जब लद्दाख को दो केंद्र शासित राज्य बनाने के संबंध में जो भी बिल था, वो राज्यसभा 5 अगस्त को पास हुआ, लोकसभा से 6 अगस्त को पास हुआ, और दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति ने 9 अगस्त, ठीक है, राष्ट्रपति ने 9 अगस्त 2019 को, ठीक है, ये इस पर साइन कर दिया। लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो लागू जब हुआ था, ठीक है, तभी ना ये केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। ठीक है, तो लागू जो हुआ था वो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, ये दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, आपका ये होमवर्क रहा जिसे आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण किया जाता है, डिग्रेडेशन किया जाता है? ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जो आप भोजन लेते हो, ठीक है, जो आप, ठीक है, भोजन लेते हो, ठीक है, तो ये भोजन हमारे मुंह से इंटर करता है। अब मुंह से हमारा क्या बोलते हैं आहार नली के द्वारा ये हमारे पास हमारे मतलब स्टोमक में आता है, पेट में आता है। ठीक है, तो जब हम लोग खाने को जैसे ही मुंह में लेते हैं ना, तो खाने का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि आहार नाल के किस भाग में, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आहार नाल बोलते हैं। ठीक है, तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण डिग्रेडेशन होता है? एक बार क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में जिसमें पूछा गया था कि प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है। एक क्वेश्चन और था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो स्टार्ट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? वो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहां से होता है? माउथ से होता है। जब भी क्वेश्चन आए कि प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रोटीन, ये जो पूछ रहा है प्रोटीन, तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट जो होता है वो हमारा स्टोमक से होता है। ठीक है, स्टार्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रोटीन कहां पर अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अमीनो अम्ल में जो कन्वर्ट होता है, ठीक है, प्रोटीन्स का प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है किसमें? अमीनो अम्ल में हो जाता है। वो कहां पर होता है? तो वो हमारा छोटी आंत में होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये होता है ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, डिग्रेड कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर। ठीक है, ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं, रुधिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुधिर बोलते हैं। तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, रुधिर कैंसर का जो दूसरा नाम है, ठीक है, सॉरी मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। ठीक है, ब्लड कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड कैंसर जो है, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, इसको मतलब साइंटिफिक वे में पूछ रहा है कि इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन सी ल्यूकोपीनिया या ऑप्शन डी ल्यूकीमिया। ठीक है, तो जो ब्लड कैंसर है इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। ठीक है, ल्यूकीमिया जो है वो ब्लड कैंसर का, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चॉकलेट जो हम लोग खाते हैं, सभी का फेवरेट होगा चॉकलेट। ठीक है, तो चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, हम लोग के जो माता पिता है, हम लोग के जो गार्जियन है, वो बच्चे से हम लोग को समझाते हैं कि जो चॉकलेट होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो होता है वो खतरनाक होता है। ठीक है, हानिकारक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या चीज जो है वो क्या बोलते हैं, उसकी मात्रा काफी अधिक होती है और अधिक होने के कारण क्या बोलते हैं, जो चॉकलेट होता है वो हमारा हानिकारक होता है। ठीक है, तो क्या चीज काफी ज्यादा होती है, क्या वो जिंक के अधिक होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, निकेल होता है क्या सबसे ज्यादा, तो देखते हैं। सीसा भी बात की जा रही है यहाँ पर और ऑप्शन में कोबाल्ट दिया गया है। तो चॉकलेट में जो है वो निकेल जो है काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है और निकेल के अधिक मात्रा में होने के कारण क्या बोलते हैं, चॉकलेट जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। तो काफी अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन है, साइंस का काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, निकेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अतिचालक वे तत्व है। यहाँ पर अतिचालक, ठीक है, अतिचालक किसको बोलते हैं, सुपर कंडक्टर को बोलते हैं। ठीक है, अतिचालक, तो अतिचालक क्या होता है, किसे बोलते हैं अतिचालक। ठीक है, ये साइंस का काफी अच्छा मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप इसे काफी अच्छे से पढ़ोगे तभी आप इस बारे में बता सकते हो। अगर आप अतिचालक का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है तो आप इसको बता सकते हो। अतिचालक किसे कहते हैं, अतिचालक वे तत्व हैं क्या जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, जिनकी चालकता धातुओं और रोधियों के बीच में होती है। यानी धातु मतलब क्या, जो मेटल्स होते हैं, रोधियों मतलब क्या, जो इंसुलेटर होते हैं, जो क्या बोलते हैं मतलब सुचालक नहीं करवाते हैं, सुचालक नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है जो बहुत न्यून तापमान पर रोधी बन जाते हैं, यानी जो एकदम कम तापमान पर कुचालक बन जाते हैं, वो बात की जा रही है। ऑप्शन डी बोल रहा है जो विद्युत का चालन केवल बहुत उच्च तापमान पर ही करते हैं, यानी सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तभी हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का मतलब परमिशन देंगे। क्या वो होते हैं क्या ऐसे, तो क्या उसको अतिचालक बोलते हैं क्या। तो पूछा जा रहा है कि अतिचालक किसको बोलते हैं, तो अतिचालक वे तत्व होते हैं जो क्या बोलते हैं जिनका जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, जिसे हम लोग आर से दिखाते हैं, ये प्रतिरोध न्यून तापमान पर, ठीक है, लगभग शून्य हो जाता है। ठीक है, उसे हम लोग अतिचालक तत्व बोलते हैं। अतिचालक तत्व का ये एक गुण है कि वो न्यून तापमान में जिनका प्रतिरोध, जिनका रेजिस्टेंस जो है काफी शून्य हो जाता है, शून्य के बराबर होता है, उसे हम लोग अतिचालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इसे बना पाओगे, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं इसमें तुक्का उक्का लगने की संभावना जो है वो ना के बराबर है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी। आप सभी को पता होगा कि जब भी ध्वनि तरंग की चाल पूछी जाएगी तो एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है कि हम लोग आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य कर देते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य कर देते हैं। ये सूत्र होता है हमारा, क्या बोलते हैं, ध्वनि तरंग के चाल का ये सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य कर देते हैं। आवृत्ति हमारे पास कितना है, आवृत्ति हमारे पास 50 हर्ट्ज है। ठीक है, हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का ऐसा यूनिट होता है, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो ध्वनि तरंग का चाल क्या होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। ठीक है, आवृत्ति कितना है 50 हर्ट्ज है, तरंग दैर्घ्य कितना है 4 है, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 200 आ जाएगा। कितना जाएगा 200 आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, तो काफी अच्छा, मतलब ये एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा सूत्र फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप इसे बना सकते हो। ठीक है, याद रखना ध्वनि तरंग की चाल का फॉर्मूला क्या है, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, यानी ये आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, जब भी हम लोग एक, जैसे ये पेन है, इस पेन को हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, तो ये किस पॉइंट पर ये पेन जो है ये बैलेंस हो जाएगा, तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारा इस पेन का क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक है, उस जहां पर ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जब हम लोग दौड़ते हैं ना, तो जब दौड़ते हैं तो दौड़ने के दौरान हमारा गुरुत्व केंद्र जो है वो कहां पर होता है, क्या वो आगे वाले पैर में होता है, क्या वो पीछे वाले पैर में होता है, क्या वो हमारे शरीर के मध्य में होता है, ठीक है, या फिर शरीर के बाएं ओर होता है। तो शरीर के बाएं ओर होना तो कोई लॉजिक बनता नहीं है, तो ये अपने आप में क्या बोलते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बचा 3 ऑप्शन, तो आगे के पैर और पीछे के पैर जो है वो हमारे बैलेंस करने के लिए होते हैं, तो दोनों क्या बोलते हैं समान रूप में आवश्यक होते हैं हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए जब हम लोग दौड़ते हैं। तो दोनों में से किसी एक को लेके आगे चलना भी हमारे पास वैसा कुछ है नहीं, तो ऑप्शन क्या होता है, शरीर के मध्य में। तो जब भी कोई धावक दौड़ता है, ठीक है, और तो उस टाइम जो उसका गुरुत्व केंद्र जो होता है वो कहां पर होता है, वो शरीर के मध्य में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। ठीक है, आप लोग क्या है सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करते चलोगे। ठीक है, अपने ग्रुप में इसको शेयर करना है अधिक से अधिक, ताकि जो भी फ्रेंड्स हैं वो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बेनिफिट ये हो सके, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफी अच्छे से लाए गए हैं। ठीक है, ज्ञानतु के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम से रिलेटेड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि मैग्नीशियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को कहते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, सॉरी ये तो नहीं है। ठीक है, ये जो है ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका कोई भी लेना देना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं है। मैग्नीशिया आ रहा है यानी मैग्नीशियम आएगा, इतना तो भाई साहब, इतना तो कंफर्म है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बचा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बचा, दोनों में से कौन होगा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, Mg, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस जो होता है, ठीक है, इसे ही हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीलियम एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब क्या होता है, इंग्लिश में एलॉय होता है। ठीक है, तो मैग्नीलियम जो है ये एक एलॉय है। ठीक है, तो किस चीज से बना होता है मैग्नीलियम, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश में पीतल, सॉरी हिंदी में सुना होगा पीतल। ठीक है, पीतल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पीतल, और एक होता है कांसा। ठीक है, तो ये भी क्या बोलते हैं, मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि मैग्नीलियम जो है ये एक मिश्र धातु है, किस दो क्या बोलते हैं तत्वों से बनकर ये बना हुआ है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक, मैग्नीज और मैग्नीशियम। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैग्नीलियम, कहीं ना कहीं मैग्नीशियम आएगा और एल्यूमिनियम आएगा। ठीक है, तो कहां पर है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के हेल्प से मैग्नीलियम बनता है। 95% जो होता है वो हमारे पास एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, मैग्नीलियम में, और 5% जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, मैग्नीलियम में। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीलियम जो था ये एक मिश्र धातु है, एक एलॉय है जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के हेल्प से बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आंख का वो कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है, जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। आप सबने देखा होगा किसी किसी के मतलब आंखों का कलर जो होता है वो भूरा होता है, किसी का नीला होता है, किसी का सामान्य जो काला होता है वो सामान्य लोगों का देखा जाता है। तो ये इसमें मतलब पूछ रहा है कि आंख का कौन सा भाग है जहां पर पिगमेंट होता है, वर्णक होता है। ठीक है, और उस वर्णक के द्वारा क्या बोलते हैं आंख का रंग जो है वो निश्चित होता है, तो वो कौन सा भाग है ये पूछा जा रहा है, ये कौन सा भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है कॉर्निया, सेकेंड ऑप्शन है कोराइड, आइरिस, तो
कौन सा ऑप्शन होगा जिसके तहत, जिसमें वर्णक होता है, उस वर्णक के तहत किसी व्यक्ति की आंख का रंग क्या बोलते हैं निश्चित होता है, तो वो हमारा होता है आइरिस। कौन होता है? आइरिस। ठीक है, आइरिस में एक वर्णक होता है और उस वर्णक के अनुसार ठीक है हमारा क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं आंख का कलर डिसाइड होता है, आंख का रंग जो है वो डिसाइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, आपने सभी ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब भी आप बीमार होते हो और कुछ मतलब ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो, तो ब्लड टेस्ट जो होता है ना वो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही होता है। और आपने अगर 10th वगैरह में प्रैक्टिकल्स किया होगा तो आपने वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को काफी अच्छे से देखा होगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को काफी अच्छे से देखा होगा। तो पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूलकण, जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना, थर्ड है मानव आमाशय की भीतरी भाग और मानव नेत्र का भीतरी भाग। जो कोरोना के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा पेपर्स में, सोशल मीडिया में, कोरोना जो जीवाणु था, जो वायरस था, उसका एक अच्छा सा इमेज देखने को मिलता था। तो वो सा इमेज हमें कहाँ से देखने को मिलता है, किसके हेल्प से देखने के लिए मिलता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही हमें देखने के लिए मिलता है। पूछा जा रहा है कि क्या देखते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग जीवाणुओं और विषाणुओं की संरचना यानी वायरस जो होते हैं उसका आकार किस प्रकार है, वो किस प्रकार दिख रहा है, जीवाणु जो है वो किस प्रकार दिख रहा है, उसका बॉडी किस प्रकार दिख रहा है, तो वो सब चीजों को देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। किसके लिए? जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना को देखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? ठीक है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल्स आपने देखा होगा और थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, अगर आपने ग्रुप का नाम अपने कोडवर्ड से याद किया होगा तो हेलिना को रब से फार ऐसा कुछ क्या बोलते हैं कोडवर्ड बनता है। आप उसको थोड़ा सा माइंड में और थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन पूछा कि कौन सा तत्व जो है समूह के समान वर्ग से संबंधित है। हमारे पास लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम है, पोटेशियम है। ठीक है, निकेल, कॉपर, जिंक है, आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। तो कौन सा है? तो हेलिना कहां पर है? ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आप देखो। ठीक है, ये हमारा सेम ग्रुप से देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, हेलिना को। ठीक है, ये हमारा आ रहा है। इसके आगे क्या था? इसके आगे हमारा हाइड्रोजन था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये समान वर्ग से संबंधित है। ठीक है, ये सब तत्व जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आप इसको याद करके रखे हो तभी आप ये बन पाएगा, नहीं तो पूरा का पूरा याद करना एक सीरियल वे में पॉसिबल नहीं है, एक ट्रिक से ही याद हो पाएगा। ठीक है, तो अपने रूम में एक पीरियड टेबल अगर आप लगा के रखते हो तो ये आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने उपकरण और उपकरण का प्रयोग जो है वो आपने देखा होगा, जैसे एनिमोमीटर हो गया, ठीक है, जैसे हाइग्रोमीटर हो गया, ये सब चीज आपने पढ़ा होगा, तो इसमें से ये भी पढ़ा होगा कि एक सोनार नाम का उपकरण होता है। ठीक है, और उस सोनार उपकरण के द्वारा हम लोग समुद्रों की गहराई को मापते हैं, या फिर समुद्र में जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई क्या बोलते हैं जहाज डूब गया है तो वो कितनी गहराई तक डूबा है, कहां पर है, उसको ढूंढने के लिए भी हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो समुद्रों की गहराई को मापने के लिए जो यंत्र है वो सोनार होता है। ठीक है, ऐसे इसको लिखता है सोनार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी। आप सभी को पता होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब जो थे, ठीक है, ये बोलते हैं 1793 तक थे। ठीक है, और 1785 में ये आए थे। ठीक है, 85 से 93 का इनका कार्यकाल था। ठीक है, बंगाल के ये गवर्नर जनरल कहलाते थे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब, और इन्होंने क्या बोलते हैं एक कोड भी लाया था। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नवालिस कोड। क्या बोलते हैं? कॉर्नवालिस कोड, जिसके तहत इन्होंने काफी कुछ सुधार भी किए थे। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, जो अभी वर्तमान समय में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, ठीक है, उनसे काफी इनको चिढ़ था। ठीक है, काफी गुस्साए रहते थे और इनकी कोशिश की रहती थी कि वो कलेक्टर के पावर को काफी हद तक उनसे छीन ले और अपने पास रखे, अपने प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश में हमेशा ये लगे रहते थे, और इसीलिए उन्होंने कॉर्नवालिस कोड लाया था। कॉर्नवालिस कोड लाया था। ठीक है, जिसके तहत काफी ज्यादा सुधार भी हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है, सहायक संधि व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, सूबेदारी व्यवस्था,
राजस्व व्यवस्था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब जो थे वो 1793 में क्या बोलते हैं, अस्थायी बंदोबस्त लेकर आए थे। इस अस्थायी बंदोबस्त को इस्तेमारी बंदोबस्त भी बोलते हैं, जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते हैं। ये एक बंदोबस्त था जिसमें जमींदार के द्वारा क्या बोलते हैं, लगान वसूलने की प्रथा थी। ठीक है, जो भी किसान थे वो लगान जमींदार को देते थे, और जमींदार जो था वो 10/11 भाग जो है वो अंग्रेजों को देता था, और 1/11 भाग जो है वो अपने पास रखता था। ठीक है, तो इसको अस्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं, इस्तेमारी बंदोबस्त भी बोलते हैं, और जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते हैं। ठीक है, कौन लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किए थे। कब लागू किए थे? 1793 को लागू किए थे। तो इस प्रकार ठीक है 3-4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिले। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो सभी को पता होगा कि जब 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, जिसमें क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत गई थी। ठीक है, ये जीत गई थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था कि क्या बोलते हैं, बंगाल में ठीक है द्वैध शासन लगा था। क्या लगा था? बंगाल में द्वैध शासन लगा था। ठीक है, द्वैध शासन लगा था। कब से कब तक? 1765 से लेकर ठीक है 1765 से लेकर 1772 तक लगा था। ठीक है, और 1772 के बाद ठीक है एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, और जिसके तहत क्या बोलते हैं, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हास्टिंग थे। कौन थे? वारेन हास्टिंग थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग। ठीक है, वारेन हास्टिंग जो थे 1773 में ये बने थे। ठीक है, वारेन हास्टिंग। तो वारेन हास्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पूछा क्या जा रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हास्टिंग हो जाएगा। वारेन हास्टिंग जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1773 से लेकर 1785 तक, ठीक है 1773 से लेकर 1785 तक ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने रहे। उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद फिर हमारे कॉर्नवालिस आए थे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस सेशन का। ठीक है, आई होप इस सेशन को आप लोगों ने काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सती प्रथा जो है वो किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी? आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन सबको पता होगा। एक पीवाईक्यू, काफी फेमस पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि सती प्रथा किस गवर्नर जनरल ने बंद करवाई थी? ठीक है, सभी को पता है विलियम बेंटिंग ने 1829 में इसे बंद करवाया था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको भीतर घुस कर पूछा गया है। ठीक है, डीपली पूछा गया है कि सती प्रथा जो है वो किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी। सब पढ़ते हैं कि विलियम बेंटिंग ने 1829 में, ठीक है 1829 में इसे समाप्त किया था। लेकिन किसके अंतर्गत समाप्त किया गया था? तो क्या वो बंगाल अधिनियम 17 था? क्या वो बंगाल ऑर्डर 20 था? क्या वो बंगाल ऑर्डिनेंस 21 था? क्या वो बंगाल रेजोल्यूशन 10 था? तो ये जो था बंगाल अधिनियम 17 था। ठीक है, और बंगाल अधिनियम 17 के अंतर्गत क्या बोलते हैं, सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया गया था। तो आई होप ये सेशन को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ठीक है, और इसे अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब, इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आपको लगातार ऐसे अच्छे टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।